कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। भाजपा की जो 11 सीट जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की जो 11 सीटें हैं उनमें भाजपा कौन कौन को कहां कहां से उतार सकती है। आचार संहिता आएगी मार्च के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में। छत्तीसगढ़ की जो अनारक्षित सीटें हैं 11 में से 6 हैं, तो 6 अनारक्षित सीटों में से एक जनरल को, 4 OBC को दे दी जाए, तो ये 5 हुई। छठवीं किसको दी जाए? नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण सखा जी। लोकसभा चुनाव की आहटें सुनाई दे रही हैं। ये अलग बात है कि ये आहटें हमको ज़्यादा सुनाई दे रही हैं, कांग्रेस को कम, और भाजपा को हम और कांग्रेस से कहीं ज़्यादा सुनाई दे रही हैं, क्योंकि उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आचार संहिता आएगी मार्च के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में, लेकिन इससे पहले ही सारी जमावट और बुनावट और कसावट बहुत ज़रूरी है। तो भाजपा ने तो शुरू कर दी है, कांग्रेस को अभी इंतजार है। फिलहाल मैं आपके साथ आज कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो 11 सीट जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की जो 11 सीटें हैं उनमें भाजपा कौन कौन को कहां कहां से उतार सकती है। किन किन के नाम जो 28 फरवरी को जो स्टेट पैनल का जो स्टेट से जो पैनल बना है उसमें किन किन के नाम हैं और क्यों है वो नाम। क्या इस बार भी भाजपा 2019 की तरह चौंकाएगी? 19 में हुआ ये था कि सारे के सारे जो प्रत्याशी थे 2019 में और जो सांसद थे वो सारे के सारे एक झटके में बदल दिए गए थे। इसमें सबसे खास बात ये थी कि उसमें 7 बार के सांसद रमेश बैस की टिकट भी कट गई थी। ये सरप्राइजिंग फैक्टर था। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ऐसा कुछ कर सकती है? ये सारे सवाल जो हैं वायुमंडल में, राजनीतिक वायुमंडल में तैर रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आया हूं मैं। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो डिस्कस हुए हैं, जिन पर कोई ऐसा लोहे की लकीर जैसा कोई रूल नहीं बन गया है, लेकिन चर्चा में लाए गए हैं। पहला पॉइंट ये रखा है कि प्रयास हो कि 2023 में जो 90 लोग कंटेस्टेंट थे विधानसभा में, उनमें से जीते हुए भी और हारे हुए भी, जीते हैं 54 और हारे हैं बाकी, तो इनको टिकट ना दिया जाए। इसका कारण बताया गया है मोदी की उस बात को जो उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले हुई एक मीटिंग में कही थी। नरेंद्र मोदी ने जब जीते हुओं को साथ संवाद किया, जीत के कर्णधारों के साथ संवाद किया, तो उन्होंने एक मंत्र दिया था। उनका कहना था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमको जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, जितने समय के लिए दी है, हम उतने समय के लिए उस जिम्मेदारी पर खरे उतरें और उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। इसका मतलब ये निकाला गया कि अगर कोई 2023 दिसंबर में विधानसभा से चुना गया है, विधायक बन गया है, तो कोशिश ये की जाए कि उसको जो है अब 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में लोकसभा का जो है प्रत्याशी ना बनाया जाए। लेकिन दूसरे जो पक्ष है वो ये कहता है कि हारों को तो जनता ने कोई जिम्मेदारी दी नहीं है, तो हारों का नंबर लग सकता है। तो मोदी के मंत्र से आधे लोग तो खुश हुए और आधे लोग थोड़े सी ये सोचकर बैठ गए कि शायद उनका भी समय ठीक नहीं है। हालांकि 54 जो विधायक हैं उनमें से 12 लोग तो मुख्यमंत्री मिलाकर के लोकसभा में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, और बाकी के और जो लोग बचते हैं, यानी लगभग जो 42 लोग बचते हैं भाजपा के छत्तीसगढ़ में विधायक, उनमें से कुछ लोगों को का नाम जरूर विभिन्न लोकसभाओं से आया, लेकिन अगर ये मंत्र अप्लाई हुआ जो मोदी ने दिया था तो फिर उनका नाम भी वो कैंसिल माने। लेकिन इस मामले में विजय बघेल एक जो है अपवाद हो सकते हैं, जो पाटन से 2023 में विधानसभा का चुनाव हारे हैं, लेकिन उनका नाम दुर्ग से सबसे पहले चल रहा है। चलिए, दूसरा पॉइंट इसमें यह है, 11 जो सीटें हैं उनमें से कम 3 से 4 सीटें महिलाओं को दी जाए। पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार 2 महिला सांसद हैं छत्तीसगढ़ से, एक गोमती साय, दूसरी रेणुका सिंह। तो पिछली बार भी ये हुआ था। इस बार इस संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि 3 को दिया जाए और हो सकता है कि 4 को दिया जाए। दूसरा पॉइंट इसका ये है। तीसरा जो टेक अवे है इन मीटिंगों का वो ये है, छत्तीसगढ़ की जो अनारक्षित सीटें हैं 11 में से 6 हैं, तो 6 अनारक्षित सीटों में से एक जनरल को, 4 OBC को दे दी जाए, तो ये 5 हुई। छठवीं किसको दी जाए?
तो छठवीं में ही ट्विस्ट है कि छठवीं सीट अगर लगता है कि वहां पर विधानसभा सीटों की संख्या में रिजर्व सीट्स में एसटी और एससी की सीटें ज्यादा हैं और वहां पर हमको लगता है, यानी बीजेपी को लगता है कि वहां पर एसटी एससी को टिकट दिया जा सकता है, तो वहां ना तो जनरल को टिकट मिलेगा और ना ही ओबीसी को। स्वाभाविक है किसे मिलेगा, एससी को या एसटी को। अब एससी और एसटी में नंबर 1 कौन? चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव के बाद से अब तक एसटी को भरपूर प्रतिनिधित्व दे दिया है स्टेट से। केंद्र में अगर बात करें, देश की अगर बात करें, तो देश की राष्ट्रपति भी एसटी समुदाय से आती हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री एसटी समुदाय से आते हैं। हाल ही में राज्यसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने सरप्राइज करते हुए देवेंद्र सिंह पटेल को, जो कि राजा हैं, उनको टिकट दिया गया, जो गोंड राजा हैं, यानी एसटी समुदाय से आते हैं। तो इस तरह से देखें तो लोकसभा में ये जो छठवीं सीट है अनारक्षित की, वो सीट हो सकता है एसटी को ना जाकर के एससी को जाए, क्योंकि मसला एससी पर अटक रहा है। कैसे अटक रहा है मैं आपको समझाता हूँ। छत्तीसगढ़ में अगर 2000 से लेकर के 2023 तक के हम सारे चुनावों का विश्लेषण करते हैं तो ये समझ आता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने कोर वोट 3.5 लाख से लेकर के 5.5-6 लाख तक लाती रही है, कभी कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम। तो इस परफॉर्मेंस को अगर देखते हैं तो 2023 में बसपा का मेजर शिफ्ट जो है वो कांग्रेस में हुआ। इसका जो टेकअवे, जो इसका मतलब निकाला गया, वो ये निकाला गया कि जो एससी वोटर है छत्तीसगढ़ का, वो बीजेपी के साथ ना जाकर कांग्रेस के साथ गया है। ऐसी स्थिति से काउंटर करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा की एक रिजर्व एससी सीट है उस पर तो स्वाभाविक रूप से एससी का प्रत्याशी होगा ही, लेकिन एक अनरिजर्व सीट पर भी एससी का जो है प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए। ये स्ट्रेटजिस्ट ने भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी। अगला पॉइंट है कि पहली सूची एज पॉसिबल एज जल्द से जल्द दे देनी चाहिए। जो हमारे विश्वस्त राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक तो ये सूची या तो 29 फरवरी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसकी रात तक आ जाएगी, या फिर 1 तारीख को आ जानी चाहिए। इसमें जो आएगी, इसमें 78 नाम शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ से 3 या 4 नाम हो सकते हैं और मध्य प्रदेश से 5 या 6 नाम हो सकते हैं। यानी कुल जमा हम देखते हैं तो ये वो सीटें होंगी जहां भाजपा कंफर्टेबल है। इसमें भी एक ट्विस्ट है कि इनमें ज्यादातर सीटें रिजर्व सीटें होंगी, ज्यादातर, नॉट श्योर कि पूरी की पूरी, ज्यादातर सीटें रिजर्व सीटें होंगी। और बाकी कुछ सीटें जो होंगी वो ऐसी होंगी जैसे नरेंद्र मोदी कहां से लड़ेंगे। स्वाभाविक से लोग जानते हैं कि फिलहाल वो वाराणसी के सांसद हैं और संभव है उत्तर प्रदेश में अगर उस वो मोमेंटम बना के रखना है तो उत्तर प्रदेश को वो छोड़ नहीं सकते। हो सकता है वो 2 सीटों पर जाए, तमिलनाडु की रामनाथपुरम का नाम भी इसमें शामिल है। अमित शाह भी इस बार कहां से लड़ेंगे इस पर भी बात होगी। तो कुछ ऐसी सीट्स हैं जो तय हैं तो उनके नाम इसमें आ सकते हैं। तो अगला पॉइंट है इसमें कि महासमुंद और दुर्ग, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस की तरफ से नाम चलता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उनका नंबर 1 नाम चलता है महासमुंद से, और दुर्ग को भाजपा ये भांपती है कि इसके अलावा तीसरी किसी सीट से भूपेश बघेल नहीं लड़ेंगे। यही कारण है कि दुर्ग और महासमुंद, इन दोनों सीटों का जो ऐलान होगा वो 2nd या 3rd या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी देखने के बाद होगा। तो ये तो हुआ मीटिंग का अंदर की बातें, मीटिंग की और उसके टेक अवेज। अब हम आते हैं, आपको बताता हूं मैं पूरा सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, सीट नंबर 1 से लेकर 11 तक जो है कौन कौन कहां से कितने पैनल से बने हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरगुजा में वर्तमान में सांसद भाजपा की हैं रेणुका सिंह, जो भरतपुर सोनहट से विधानसभा में चुनी गई हैं। उसके बाद से स्वाभाविक रूप से उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ा है और वो केंद्र में राज्य मंत्री भी रही हैं। तो उनको उनके स्थान पर कोई ना कोई टिकट दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि महिला टिकट था तो पुरुष को दिया जाएगा या महिला को, ये रिजर्व सीट है एसटी के लिए, तो इसमें और कोई बात तो बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन जो नाम चल रहे हैं उसमें महिला नहीं है। इसमें नाम आए हैं सरगुजा में पूर्व सांसद जो कि 2014 में जीते थे और 19 में उनका टिकट कट गया था, कमल भान सिंह। यानी 19 में जिनका टिकट कटा उनको 24 में मौका मिल सकता है। सबसे पहले नंबर पर ये नाम है।
दूसरा नाम है जिनका विधानसभा में टिकट कटा, जो पूर्व गृह मंत्री थे डॉक्टर रमन सरकार में, जो है लास्ट जो सरकार थी 13 से 18 के बीच वाली, उसमें गृह मंत्री थे, लेकिन इनका 2018 में हारने के बाद 23 में टिकट कट गया है। ये नाम है रामसेवक पैकरा। तो इनके टिकट कटने के बाद हो सकता है इनको लोकसभा 2024 के लिए सरगुजा से जो है टिकट दे दिया जाए। एक टिकट दिया जा सकता है विजयनाथ सिंह को। विजयनाथ सिंह भी इसमें शामिल हैं। विजयनाथ सिंह पहले विधायक रह चुके हैं। और अगले हैं राम किशुन सिंह, ये भी हार गए थे 2018 में। राम किशुन सिंह को भी टिकट दिया जा सकता है, प्रतापपुर से ताल्लुक रखते हैं। तो ये 4 नाम है सरगुजा से। अब हम बढ़ते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र की ओर। ये भी एसटी के लिए आरक्षित है, इसका नाम है रायगढ़। तो रायगढ़ में मौजूदा सांसद हैं गोमती साय। गोमती साय भी जो है पत्थल गांव से विधानसभा फाइट की थी और वर्षों बाद पत्थल गांव से वो जीती बहुत ही लेस मार्जिन से, 256 वोट से उन्होंने राम पुकार सिंह को हराया है कांग्रेस के। तो ये लोकसभा रायगढ़ का ही एक विधानसभा क्षेत्र है। तो अब वो वहां से विधायक हैं। जैसा मोदी के मंत्र को हम मानते हैं कि जीते हुओं को न छेड़ा जाए, तो इनका टिकट भी यहां से कट जाएगा। तो किसका आएगा? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आरपी साय। आरपी साय छत्तीसगढ़ स्टेट में आईपीएस अधिकारी रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, एडीजी से रिटायर्ड हुए हैं, उनका नाम भी चल रहा है। उनके अलावा सुषमा खलको, उनका नाम चल रहा है। गेंदलाल कंवर गहिरा गुरु डायनेस्टी जो है, वंश जो है, उससे ताल्लुक रखते हैं। तो इनका नाम एक गहिरा गुरु परिवार को अगर टिकट दी जाती है उसलिए चल रहा है। लेकिन इनका टिकट डिपेंड करेगा सरगुजा पर। अगर सरगुजा में कोई ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ गहिरा गुरु के वंशजों को या उनके शिष्यों को या उस समुदाय से किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया, तो फिर इनका टिकट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। एक नाम है सत्यानंद राठिया का। इनकी पत्नी हाल ही में लेलुंगा से विद्यावती सिदार से हारी हैं, तो सत्यानंद राठिया यहाँ से आ सकते हैं। एक शांता साय नाम आता है। गणेश राम भगत भी नाम आता है, जिन्होंने बगावत की थी 2023 में, बाद में फिर मैनेज हो गए और इनकी बगावत के बावजूद जशपुर नगर से जो है भाजपा की विधायक बनने में कामयाब रही हैं। तो इनका नाम, गणेश राम भगत का नाम है, रजनी राठिया का नाम भी और रवि भगत का नाम भी। रवि भगत युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इस तरह से ये 2 सीटों का कैलकुलेशन दिया मैंने आपको। अब चलते हैं जांजगीर। जांजगीर भी रिजर्व सीट है, एससी के लिए इकलौती रिजर्व सीट है। यहाँ वर्तमान में जो सांसद हैं गुहाराम अजगले, उनका टिकट जो है संदिग्ध है। कारण उसके बहुत सारे हैं। पार्टी ने अपने सर्वेज में पाया है कि वो वहाँ पर उतने सक्रिय नहीं रहे हैं या विनेबिलिटी में कमजोर है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जांजगीर इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ की जिसकी 8 की 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जीती हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर इसका ये है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बीएसपी का जो कोर वोटर रहा है, बीएसपी के नेता भले ही कांग्रेस के साथ अलाइंड ना हो, लेकिन उसका वोटर 2023 का प्रमाण है वो मैक्सिमम कांग्रेस को गया है। यही कारण है कि जांजगीर में कांग्रेस ने 8 की 8 सीटें जीती। तीसरा, गुहाराम अजगले की निष्क्रियता। तो इस वजह से यहां पर जो नाम चल रहे हैं, गुरदयाल पाटले लेडी हैं, कमलेश जांगड़े जो महिला हैं, राजेश्वर पाटले, वेदराम मनहरे, नवीन मार्कंडे युवा नेता हैं, आरंग से विधायक रह चुके हैं और एबीवीपी की नर्चरिंग है, संघ की नर्चरिंग है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जो कि मस्तूरी से विधायक थे, लेकिन इस बार वो हार गए। कमला पाटले पहले सांसद रह चुकी हैं, उनका भी नाम है। गुहाराम अजगले अगर मान लीजिए नहीं कटता है टिकट, उनका भी नाम मान के चलिए। 2 युवा हैं, संतोष लहरे, अम्बेश जांगड़े। अम्बेश जांगड़े पहले विधायक रह चुके हैं, संतोष लहरे अभी हाल ही में हारे हैं और बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो ये इनका लॉजिक बनता है। लेकिन मंत्री जो मंत्र था मोदी का, जीते और हारे, जिम्मेदारी वाले, जिनको जिम्मेदारी जनता ने दी है, जीते, तो उसमें संतोष लहरे अनफिट है, पर अम्बेश जांगड़े फिट है। अगला है पहली जो यहाँ से सीट है छत्तीसगढ़ की, जनरल कोरबा। कोरबा से जो नाम है अभी वर्तमान में ये कांग्रेस के कब्जे में है और कांग्रेस ने इस सीट को जो जीता था वो जीता था पाली तानाखार के बूते पर। पाली तानाखार से इस बार विधायक हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हीरा सिंह मरकाम के बेटे तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। यहाँ पर जो सबसे ऊपर नाम चल रहा है वो सरोज पांडे का नाम चल रहा है, जो कि अभी राज्यसभा से निवृत्त हुई हैं, उनके स्थान पर ही गए हैं पटेल। और दूसरा नाम चल रहा है विकास महतो का, जो कि बंशीलाल महतो के पुत्र हैं।
वो भी सांसद यहाँ से रह चुके हैं, बंशीलाल जी, उनके बेटे हैं। एक नाम चल रहा है डॉक्टर शर्मा का, जो कोरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। एक नाम कहीं सुनाई देता है वो हितानंद अग्रवाल जी का, नवीन पटेल और जगत बहादुर। जगत बहादुर पाली तानाखार क्षेत्र के एक युवा हैं और नए ढंग से राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देखते हैं, कोरबा के सारे नामों को देखते हैं, तो टॉप पर नाम सरोज पांडे का है। फिर आते हैं बिलासपुर सीट पर। तो बिलासपुर सीट भी सामान्य सीट है, छत्तीसगढ़ की दूसरे नंबर की सामान्य सीट। यहां से सबसे ऊपर नाम जो चल रहा है वो चल रहा है रजनीश सिंह का। रजनीश सिंह का टिकट कट गया था अभी 2023 में, जो विधायक थे बेलतरा से, उनके स्थान पर सुशांत शुक्ला को टिकट दिया गया, जो विधायक बन गए हैं, जीत गए हैं, कांग्रेस के विजय केशरवानी को हरा कर पहुंचे। दूसरा नाम यहां से है पूर्व सांसद लखनलाल साहू का। एक नाम तोखन साहू का भी आ रहा है, ये भी पूर्व संसदीय सचिव हैं, विधायक रह चुके हैं लोरमी से। एक नाम संघ के कोटे से ब्रजेंद्र शुक्ला जी का। एक नाम ललित माखीजा का है और एक नाम डॉक्टर विनोद तिवारी का है। एक नाम और मिस हो गया है, वो सबसे अहम है, जिसको हम दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, वो है भूपेंद्र सिंह सवन्नी का। सवन्नी जो है सिख समुदाय से आते हैं और इस समय जो पूरा देश में घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के जरिए सिख समुदाय को एक टिकट दिया जा सकता है, उसमें बिलासपुर में से उन्हें उतारा जा सकता है। अब आते हैं दुर्ग। तो दुर्ग में जो है अभी विजय बघेल सांसद हैं और छत्तीसगढ़ के तमाम सांसदों में 11 में से, मतलब 11 सांसद गिनते हैं जिसमें 9 बीजेपी के हैं, तो 11 के 11 में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले सांसद हैं। ये जीते थे 3,91,000 वोट से। और कब? 2019 में। और कब? 2018 के उस क्लीन स्वीप के बाद, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सिर्फ 15 सीट पे बची थी। और कब? उस जगह से जहां से पूर्व मुख्यमंत्री यानी तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं। यहाँ यानी कि कहने का मतलब विजय बघेल ने दुर्ग की 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। इसमें पाटन भी शामिल है, जिस पाटन से 26,000 वोटों से भूपेश बघेल 2018 का चुनाव जीते थे, उसी पाटन से विजय बघेल 23,000 वोटों से जीते लोकसभा में। इसलिए इनका टिकट लगभग पक्का लग रहा है। लेकिन फिर भी जो नाम और हैं, अकम्पनीड नाम जिनको कहते हैं, पैनल में जो नाम है, उनमें एक नाम दीपक ताराचंद साहू का और दूसरा नाम है घनश्याम बारले। ये सरप्राइजिंग करने वाला है। घनश्याम बारले जो है वो जो है इसको अलग ढंग से देख रहे हैं क्योंकि वो पद्मश्री हैं, हाल ही में बीजेपी के साथ जुड़े हैं। अगली सीट है दुर्ग से ही लगी हुई राजनांदगांव। राजनांदगांव महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र है डॉक्टर रमन सिंह साहब का। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में 15 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रभावशाली नेता हैं और उनकी राय यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। तो यहाँ से जो नाम सुनाई दे रहे हैं राजनांदगांव से, जो वर्तमान में अभी संतोष पांडे यहाँ से सांसद हैं भाजपा की ओर से, अच्छे खासे मार्जिन से वो भी जीते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सरोज पांडे को अगर कोरबा दिया जाता है तो राजनांदगांव से संतोष पांडे को टिकट देना मुश्किल होगा। अगर उस फॉर्मूले पर जाते हैं ओबीसी प्लस एससी के फॉर्मूले पर, अनारक्षित सीटों पर, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से एक सीट ही जनरल को दी जा सकती है। तो इस चक्कर में भूपेंद्र सिंह सवन्नी बिलासपुर से भी कट हो जाएंगे, रजनीश सिंह भी कट हो जाएंगे, फिर ओबीसी जाएंगे, कोरबा सरोज पांडे हो जाएंगी, फिर राजनांदगांव भी ओबीसी ही जाना चाहिए। क्योंकि 2018 के बाद जब ओम माथुर 2022 में आए तो उन्होंने नए सिरे से सारे आंकड़ों और अंकों को देखा, तो उसमें एक बड़ा नया फैक्टर समझ में आया। वो फैक्टर ये समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में जो 42% ओबीसी आबादी है उसमें नंबर 1 साहू है, जिनका जो मत है, जिनकी जो भागीदारी है वो 60% तक है। बाकी के 40% में बाकी ओबीसी हैं। लेकिन उन 40% में टॉप कौन है, इसको जब खंगाला गया तो सरप्राइजिंग फैक्टर निकलकर सामने आया। अभी तक लोग ये समझते थे कि कुर्मी समाज के लोग जो हैं बाकी के 40% में नंबर 1 है, लेकिन जो फैक्ट्स निकले वो ये निकले कि यादव समाज छत्तीसगढ़ में ओबीसी के मामले में नंबर 2 की पोजीशन में है। कुर्मी समाज चूंकि थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, किसान है, धनाढ्य है, पढ़ा लिखा और शिक्षित है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो यहाँ की नंबर 2 ओबीसी है। लेकिन नंबर 2 ओबीसी एक्चुअल में यादव जाति है। इसको ध्यान में रखते हुए एक सीट इस बार यादव को दी जानी होगी, क्योंकि वर्तमान विधानसभा में छत्तीसगढ़ में 3 यादव जीत कर पहुंचे हैं।
जिनमें से एक बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। देवेंद्र यादव, द्वारकाधीश यादव ये कांग्रेस के हैं और गजेंद्र यादव जो बीजेपी के हैं। तो इस हिसाब से लोकसभा में भी एक ओबीसी यादव को टिकट दी जा सकती है। तो राजनांदगांव वो सीट मुफीद हो सकती है। इसमें हालांकि सबसे ऊपर जो नाम है वो संतोष पांडे का है, जो वर्तमान सांसद है। नंबर 2 पर नाम है अभिषेक सिंह का, जो डॉक्टर रमन सिंह के बेटे हैं। नंबर 3 पर नाम है पद्मश्री फुलबासन बाई का, वो यादव समाज से आती हैं और पद्मश्री हैं। कोई भी पॉलिटिकल उन पर दाग या राग या दोष नहीं है। कोमल सिंह राजपूत का नाम भी यहाँ से आता है। रमेश पटेल का नाम भी यहाँ से आता है। मधुसूदन यादव का नाम यहाँ से आ रहा है। अगर यादव वाले खांचे में इस सीट को बांटा जाता है तो फुलबासन बाई यादव या फिर मधुसूदन यादव को दिया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह की सबसे बड़ी जो प्रेफरेंस है, जो उनकी पसंद है, वो है मधुसूदन यादव। फुलबासन बाई भी उनकी पसंद है, लेकिन मधुसूदन यादव उनके अपने माने जाते हैं। ये राजनांदगांव की स्थिति रही। अब चलते हैं रायपुर। रायपुर को लेकर उत्सुकता ज़्यादा होती है क्योंकि राजधानी की बड़ी सीट है और ये डेडिकेटेड बीजेपी की सीट है। वर्षों से, करीब 9 चुनाव से यहाँ से बीजेपी जीतती आ रही है। तो इस हिसाब से देखें तो ये महत्वपूर्ण फैसला है कि यहाँ से किसको टिकट दिया जाता है। तो यहाँ जो नाम चल रहे हैं अभी वर्तमान में सुनील सोनी सांसद है, उनका कोई दोष नहीं है और कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दी है। तो हो सकता है उनका टिकट रिपीट हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए उनका टिकट रिपीट नहीं होता तो किसको ये जाएगा? तो सरप्राइजिंग नाम आता है एक लक्ष्मी वर्मा का। लक्ष्मी वर्मा बलौदाबाजार क्षेत्र से आती हैं, कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये सीट ओबीसी को दी जाती है, तो वो एक अच्छी मजबूत कैंडिडेट हो सकती हैं। नंबर 3 पर आता है अंबिका यदू का। अंबिका यदू जो है बिरगांव क्षेत्र से ताल्लुक़ रखती हैं, जो इंडस्ट्रियल इलाका भी है और रायपुर से एडजेसेंट बिल्कुल करीब में ही लगा हुआ नगर निगम है। तो अंबिका यदू एक प्रोमिनेंट प्रॉमिसिंग लीडर हैं, यादव समाज से आती हैं। अगर यादव वाला कैलकुलेशन राजनांदगांव फिट हो गया तब तो इनको टिकट नहीं मिलेगा। अगर राजनांदगांव में ये यादव कैलकुलेशन नहीं फिट होता है तो अंबिका यदू को रायपुर से उतारा जा सकता है। यहाँ पर अगला नाम आता है संजय श्रीवास्तव का, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और सीनियर नेता हैं। संजय श्रीवास्तव विधानसभा उत्तर से भी दावेदार थे और लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। आरडीए में चेयरमैन भी रह चुके हैं। युवा है और प्रॉमिसिंग लीडर है। अगला नाम आता है सरप्राइजिंग बृजमोहन अग्रवाल का। एक खेमे ने वर्तमान में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को भी इसके लिए कहा है, हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और एक बहुत ही नया नाम सुनाई देगा आपको, एक केदार गुप्ता का नाम भी इसमें आ रहा है, लेकिन एक बहुत ही नया नाम आपको सुनाई देगा, वो है ओम प्रकाश वर्मा का। कौन है ओम प्रकाश वर्मा? आप गूगल कीजिए, मित्रों से पूछिए और जानकारी हासिल कीजिए। इसलिए मैं ये आप पर छोड़ रहा हूं क्योंकि बीजेपी इसीलिए इनको टिकट देना चाहती है कि कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट, कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स होने चाहिए जिससे चुनाव में चर्चाएं इन मुद्दों पर भी होने लग जाएं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी सोचने लग जाए, हम भी छोटे कार्यकर्ता या जो आउट ऑफ बीजेपी हैं और लेकिन बीजेपी से अलाइंड हैं, उनकी आकांक्षाएं भी बीजेपी की तरफ झुकें। इस तरह के प्रयोग बीजेपी देश भर में करती है। उसी प्रयोग के तहत ओम प्रकाश वर्मा का नाम भी शामिल है। अब चलते हैं महासमुंद के लिए। महासमुंद में अभी वर्तमान में चुन्नीलाल साहू सांसद हैं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स कह रही हैं उनमें बहुत कंफर्टेबल नहीं बताए जा रहे हैं। तो इसलिए चुन्नीलाल साहू को नंबर 2 पर रखिए महासमुंद से अगर आते हैं, और नंबर 1 पर चंदूलाल साहू का नाम वहाँ से आ रहा है। ये पूर्व सांसद हैं और पूरी तरह से फील्ड में उतरे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन महासमुंद से चूंकि नाम चल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, ऐसी स्थिति में भाजपा ये मान रही है, ये नाप रही है, तौल कर रही है कि क्या चंदूलाल साहू, क्या चुन्नीलाल साहू भूपेश बघेल का मुकाबला करने में सक्षम है, या कि कोई और बड़ा चेहरा, या कि कोई और वजनदार चेहरा, या कि कोई और नए ढंग की स्ट्रेटजी के साथ महासमुंद जाना चाहिए। क्योंकि बीजेपी का संकल्प है इस चुनाव में कि 11 सीट पूरी की पूरी बीजेपी को मिलनी चाहिए, जो कि कभी नहीं हुआ है। ये बड़ा फैक्टर है यहाँ का कि बीजेपी को पूरी की पूरी सीटें कभी नहीं मिली हैं, लेकिन ज़्यादातर सीटें उसको मध्य प्रदेश के समय से ही मिलती रही हैं। अधिकतम उसका जो परफॉर्मेंस है वो 10 है और न्यूनतम है 6 सीटों का, यानी हमेशा ही कांग्रेस से आगे रही है।
इस हिसाब से महासमुंद को लेकर कोई रिस्क नहीं ली जाएगी। एक नाम पूनम चंद्राकर का भी आता है, जो जब ये कैपिंग नहीं थी कि कितने प्रतिशत लोग मंत्री बन सकते हैं सरकार में, उस समय वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे छत्तीसगढ़ के अंदर 2003 में। जैसे ही 4 या 5 में ये आया, फैसला हुआ कि सिर्फ और 15% लोग ही जो है मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं, सरकार में काम कर सकते हैं, बाकी सब विधायक रहेंगे, तो उनको हटा दिया गया था। तो पूनम चंद्राकर उस समय के हैं और 8 में फिर उनका टिकट भी कट गया। उसके बाद वो इर्रिलेवेंट हो गए, लेकिन पार्टी के साथ अलाइंड है। एक नाम वो भी सरप्राइजिंग हो सकता है। अब चलते हैं कांकेर की ओर। ये एसटी रिजर्व सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, दक्षिण बस्तर की सीट है, यानी दक्षिण छत्तीसगढ़ की सीट है और उत्तर बस्तर की सीट है ये। तो कांकेर में नाम सबसे ऊपर है भोजराज नाग का, ये विधायक रह चुके हैं। और दूसरा नाम है विकास मरकाम का, ये भी सक्रिय युवा नेता हैं। तीसरा मोहन मंडावी, जो वर्तमान में सांसद हैं। चौथा नाम भी आता है, लेकिन वो नाम मोदी वाले मंत्र से जीते और हारे में कट ना जाए, इसलिए फिर भी एक नाम आप सुन लीजिए। वो नाम है देवलाल ठाकुर का, जो कि अभी डोंडी लोहारा से हाल ही में अनिला भेंडिया के हाथों शिकस्त के शिकार हुए हैं। तो ये कांकेर की बात हुई। अब चलते हैं अंतिम सीट छत्तीसगढ़ की बस्तर, और महत्वपूर्ण क्योंकि ये कांग्रेस के पास है, लेकिन अब रेशो वैसा नहीं है। अब बस्तर में बीजेपी का दबदबा है, वर्चस्व है, और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आते हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ से विधानसभा हार चुके हैं, वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं। यहाँ से बीजेपी ने सबसे ज़्यादा जो ताकत दिखाई है, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, वो रूप सिंह मंडावी पर दिखाया है, जो बस्तर जिले के यानी जगदलपुर के जिला अध्यक्ष हैं। उनका नाम सबसे ऊपर है। रूप सिंह मंडावी को लेकर ज़्यादा विमर्श नहीं है, लगभग नाम तय है, लेकिन फिर भी अगर इनका नाम कटता है, अगर असहमतियां बनती हैं, जो कि आज शाम को 29 फरवरी को जो शाम को 6 बजे बैठक होनी है, अगर उसमें कुछ इफ बट होता है तो फिर दूसरे नामों पर चर्चा होगी। उसमें नाम है दिनेश कश्यप, केदार कश्यप के भाई हैं, पूर्व सांसद हैं सुभाउराम कश्यप, जो बस्तर सीट से लड़ते रहे हैं, डॉक्टर सुभाउराम कश्यप। और एक नाम बीजापुर से अभी हाल में ही हारे हैं, महेश गागड़ा भी है। तो ये बस्तर का की स्थितियां हैं। तो मैंने आपको सारे 11 लोकसभा सीटों की पूरी स्थितियां बताई। भाजपा कौन को कहां से कैसे उतारने जा रही है या उतार सकती है, या जो चर्चाएं हुई हैं, वो सारे नाम मैंने आपको बताए, वो फैक्ट्स भी बताए जो शुरू में मैंने आपको बताया क्या चर्चाएं हुई है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और हो सकता है इसी के इर्द गिर्द ऐलान भी हो जाए। मुझे यानी वरुण सखा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।